हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 3 है जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की यूनिट है, वहाँ बात कर रहे थे। और हमने बात करी थी कि यूजीसी नेट के लिए अच्छी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 कंपलसरी पेपर है और जो पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, उन दोनों की रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। पढ़ने से पहले या फिर इकोलॉजी के बेसिक चीज़ों को पढ़ने से पहले हम एक बात पढ़ लेते हैं कि जो बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो हम बात करें तो बेसिकली 3 तरह के वहाँ पे सिस्टम होते हैं। यहाँ से जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्लोज सिस्टम, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है। या फिर आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लोज सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब याद रखने में वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो एक बार हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा और शायद आरपीएससी ने भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और यूजीसी नेट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अगर हम बात करें ओपन सिस्टम क्या होता है, तो सब ओपन सिस्टम को अगर हिंदी में बात करें तो खुला प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुला प्रक्रम। तो ओपन सिस्टम वो होता है जो सराउंडिंग के साथ क्या करे, सिस्टम हीट एनर्जी का और मैटर का दोनों का ट्रांसफर होता है, तो उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। यानी कि वो ओपन है सिस्टम, वहाँ पे हीट एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ, और जो मैटर है उसका भी ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ सिस्टम का, तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। अगर मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देता हूँ तो ये देख लो, आपने बहुत बार देखा है, बहुत लैब में भी गए होंगे। तो देखो यहाँ पे ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हीट का भी क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और मैटर का भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इन दोनों का अगर ट्रांसफर होता है तो उनको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है ना। ओपन है बिल्कुल, हीट एनर्जी के लिए भी ट्रांसफर हो रहा है और मास का भी, यानी कि द्रव्यमान का भी, यानी कि मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आता है? एक तो सीधा का सीधा आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ ओपन सिस्टम, तो आप कहोगे कि जहाँ पे हीट एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है वो। या फिर एग्जांपल्स देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो नेचुरल या फिर नेचर में ज़्यादातर जो सिस्टम होते हैं वो ओपन सिस्टम ही मिलते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेचर में जितने भी ज़्यादातर जो सिस्टम है वो कैसे सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। जो नेचुरली सिस्टम है वो कैसे है? ओपन सिस्टम है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, आपको पता ही है। और सेकंड है क्लोज सिस्टम। चित्त को शांत रखते हुए सारी बातें सुननी है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ओनली हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। किसका ट्रांसफर होता है? ओनली हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और किसका ट्रांसफर नहीं होगा? मैटर यानी कि पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए, आपके पास कोई बोतल है, ठीक है ना। ये कोई बोतल है आपके पास फ्रेंड्स, ठीक है। और इस बोतल को आपने बंद करके, ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख दिया, और इसमें जो भी लिक्विड है, वाटर वगैरह है, इसको यहाँ तक के लेवल को आपने भर के फ्रिज में रख दिया। तो जो वाटर का लेवल है वो तो वहीं रहेगा, क्योंकि आपने बंद करके रखा है ना, उसमें कोई ऊपर से डाल रहा है। तो जो स्तर रहेगा, लेवल रहेगा वाटर का तो वही रहेगा। लेकिन फ्रिज में डाला है तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। यानी कि हीट एनर्जी का तो क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है ना। हीट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरह को कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो यूजीसी नेट कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? एक्चुअली में क्लोज सिस्टम की जैसे भी डिफाइन करा तो इसको उल्टा लिख देते हैं। यानी कि क्या लिख देते हैं ऑप्शन में, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने कहा थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं इसमें। तो वो ये लिख देते हैं कि मैटर का ट्रांसफर होता है और हीट एनर्जी का नहीं होता, जस्ट उल्टा लिख देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओनली हीट एनर्जी का तो क्या होता है? ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। किस में? क्लोज सिस्टम में। बात समझ गए, ठीक है। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, क्लोज सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं एक बार ये डायग्राम दिखा दूं, फिर वो बात भी बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो आप देख ही लो, ठीक है ना। ये क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है और हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी थी क्लोज सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये पूछे ना कि अर्थ एज ए होल कैसा सिस्टम की तरह काम करता है, तो आपको बोलना है क्लोज सिस्टम की तरह। कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। अर्थ ले लिया, अर्थ एज ए होल ले लिया आपने, और ये सन है, ठीक है। तो अर्थ बाहर से
अगर अर्थ एज ए होल ले लें तो बाहर से सिर्फ सन रेज ही आती है यहाँ पे, यानी कि हीट एनर्जी आती है। सन कुछ और चीज़ लेके नहीं आता है, हीट एनर्जी लेके आता है, और इसके बाद ही अर्थ पे प्रोडक्शन वगैरह होता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। तो यहाँ पे सिर्फ किसका ट्रांसफर हो रहा है, हीट एनर्जी का, और अर्थ से भी होता है। तो हीट एनर्जी का ही तो ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सन और कुछ लेके आ रहा है ना साथ में, चलो मैं ले चलता हूँ अर्थ पे चल रहा हूँ। हीट एनर्जी लेके आता है, और हीट एनर्जी का ही पृथ्वी क्या करती है, अर्थ क्या करती है, ट्रांसफर करती है। जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है वो अर्थ पे होता है ना। तो अर्थ एज ए होल कैसा है सिस्टम मानेंगे आप, क्लोज सिस्टम मानेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड नाम से ही समझ रहे हैं, इसमें ना तो क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा, दोनों चीज़ों का ही ट्रांसफर नहीं होगा। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर इसका एक एग्जांपल देख लें तो जो थर्मस है वो सामान्यतः आइसोलेटेड सिस्टम में आता है। थर्मस को बंद कर दिया, ना तो हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे मत करना कि थर्मस को मैं तो बहुत दिनों तक रखूँगा। क्यों रखेगा इतने दिनों तक? ठीक है, क्योंकि आइडल कोई बॉडी नहीं होती है अभी। ठीक है, तो ये बात होगी। इसमें क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर नहीं होता और मास का भी नहीं होता। ठीक है, तो ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। बात समझ में आ गई होगी? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप। बस चित्त को शांत रखना है, जीवन में एक ही चीज़ को अपनाना है, सब कुछ सफलता मिल जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ईमानदारी से हार्ड वर्क करें और अपने चित्त को रिलैक्स रखें, सफलता तो निश्चित है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बात करें अब आगे, बात करते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहले कुछ इकोलॉजी की बेसिक बातें करते हैं, जहाँ पे सबके ये पीछे लॉजी लग जाता है ना फ्रेंड्स। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। ये जैसे आपने देखा बायोलॉजी है ना, वैसे इकोलॉजी, तो ये स्टडी है किसी चीज़ की, और किसकी स्टडी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। पहले हम बेसिक बातें करते हैं इकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इकोलॉजी है, ये टर्म एक जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दी, और उनका नाम पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दी, तो इकोलॉजी टर्म दी अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने दी, अर्नेस्ट हैकेल ने। ये आपको ध्यान रखना है, इकोलॉजी टर्म किसने दी, अर्नेस्ट हैकेल ने दी, और कब, 1869 में। ये एक दोनों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है फ्रेंड्स, और आपको पता है हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमें। और बेसिक कई बार चीज़ें गलत हो जाती है तो वो सिलेक्शन रोक देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने कैसे डिफाइन किया इकोलॉजी को, तो स्टडी तो आना ही है क्योंकि लॉजी है। तो इकोलॉजी क्या है, इसको ध्यान से समझना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये हैकेल ने कैसे डिफाइन किया, द स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग। बात समझ गए, क्या समझे? इन्होंने कहा इकोलॉजी क्या है, एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, इसको समझना है। इकोलॉजी क्या है, एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है, एक्चुअल में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है या एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करता है, प्लस वो अपनी सराउंडिंग से या फिर इन्वायरमेंट से कैसे रिलेट करता है, इसकी स्टडी करना ही क्या है, इकोलॉजी है। तो है ना, द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग। अब मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, ये एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ एक्स नाम के दूसरे एक्स डैश नाम के अदर ऑर्गेनिजम्स भी है, उसके साथ वो कैसे, क्या रिलेशन है उसका, प्लस इसकी जो सराउंडिंग है, ठीक है ना, जो जिसमें वो रह रहा है उसके साथ उसका कैसे इंटरेक्शन है, ठीक है ना, वो उसके साथ कैसा रिलेशन हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी जो स्टडी करना होता है वो किस में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। मेरी बात समझ गए ना। एक जो इकोसिस्टम चलता है ना, उस अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें, आगे मैं बात भी करूंगा, अगर डिफाइन करें इसको इकोलॉजी में, तो यही बोल देते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसकी स्टडी एक तरह से क्या है, इकोलॉजी है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? जो भी एक इकोसिस्टम चल रहा है उसकी अगर स्टडी कर दें तो उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के बीच, ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग के बीच, उसकी स्टडी करना ही क्या होता है, इकोलॉजी होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे ना, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। और आगे पता है, अब यूजीसी नेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी एक अराइज किया गया था कि इसका मतलब क्या है, आपको ये बताना था, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर ये बात करें, इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। ओक्यूज मीनिंग होता है होम। क्या मतलब होता है, होम। और लोगोस मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना।
तो एक तरह होम की स्टडी है ये, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ये मीनिंग भी पूछ देते हैं, कैसा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें भी पूछ लेते हैं, छोटी मगर मोटी बातें हो जाती है जब सामने क्वेश्चन दिखता है। तो अगर बात करें ओडम की, तो इन्होंने 1963 में इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, ठीक है ना। किसकी स्टडी है ये, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जो नेचर है इसका कैसा स्ट्रक्चर है और ये कैसे काम कर रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है, इसकी स्टडी करना ही क्या है, इकोलॉजी है। और ये किसने डिफाइन किया, ओडम ने करा 1963 में। कई सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या डिफाइन करा है वो बेसिकली हम पढ़ लेते हैं, जिनका बहुत अच्छा नाम है। मॉडर्न इकोलॉजिस्ट है स्मिथ, 1977 में उन्होंने डिफाइन करा इकोलॉजी को, ए मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस विच डील विद ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्लेस टू लिव एंड फोकस ऑन इकोसिस्टम, ठीक है ना। ये किसने करा, ये इकोलॉजिस्ट है स्मिथ, उन्होंने करा, क्या कहा, ए मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है, किसके साथ डील करता है, विद ऑर्गेनिज्म और इसके जो प्लेस जहाँ वो रहता है उस स्थान को, होम है ना, एंड फोकस ऑन इकोसिस्टम, किस पे फोकस करता है, इकोसिस्टम। जो मैंने मॉडर्न बात अभी आपको डेफिनेशन बताई कि एक तरह से इसको ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम कह सकते हैं। आगे देखो कैसे बात करते हैं, आगे में इस डेफिनेशन की हम बात ही कर लेते हैं। जो मॉडर्न इकोलॉजी है वो कैसे डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स। अब एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड्स, अब कैसा क्वेश्चन बन सकता है, आप अगर आप में से ये लिख दे, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में क्या सच है। अगर आपने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ा हो और आपको ये लगा हो कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग, इतना सा अगर एक नैरो माइंड से हमने किसी डेफिनेशन को पढ़ा है और अदर डेफिनेशंस जैसे इस तरह की डेफिनेशन आ जाए तो शायद हम उस लेवल तक ना सोच पाएँ। इसलिए हमने कई सारी डेफिनेशंस के बारे में बात कर ली है, इससे आपका थोड़ा दिमाग मुझे लगता है कि खुल गया होगा कि इकोलॉजी वास्तव में होता क्या है। तो हम अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न इकोलॉजी कैसे डिफाइन करते हैं, ए द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। अब बात समझ में आ गई होगी, चलो वेरी गुड, आप बड़े समझदार हैं, आपको सारी बातें समझ आती हैं, ठीक है, बस टेंशन नहीं लेनी। अगर इकोलॉजी को हम डिफाइन करें, डिवाइड करें, क्लासीफाई करें ऑर्गेनिज्म की, जैसे किस तरह से वो रहते हैं और किस तरह से उनकी स्टडी करनी है, तो उस तरह से अगर बात करें तो हमने दो तरह क्लासीफाई करा है इकोलॉजी को, ठीक है ना। यानी कि ग्रुप में है, सिंगल है, वो उनका इंटरेक्शन कैसे है, इस तरह से अगर डिवाइड करके देखें तो हमने इकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है या दो तरह से क्लासीफाई किया है। एक तो ऑट इकोलॉजी, ठीक है, और दूसरा सिन इकोलॉजी, ठीक है। तो ऑट इकोलॉजी का क्या मतलब है, द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज, किसकी स्टडी है ये, एक इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी है इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। याद रखना, अगर ऐसा पूछ ले कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑट इकोलॉजी या ऑट इकोलॉजी के बारे में क्या सच है, तो आप कहोगे ये एक स्टडी है किसकी, एक सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज की, किसकी, एन इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। इस एक सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज की अगर हम स्टडी की बात करें इसके इन्वायरमेंट के रिलेशन में, तो उसको बोलते हैं ऑट इकोलॉजी, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, इसको ऐसे एग्जाम्पल में लेके आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फिश, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फिश की आप स्टडी कर रहे हो, वेयर इट लिव्स, कहाँ वो रहते हैं, फिश कहाँ रहती है, व्हाट इट ईट्स, वो क्या खाती है, हाउ मैनी एग्स इट लेज, वो कितने अंडे देती है, ऐसी ऐसी अगर बातें आप करते हो तो वो क्या है, ऑट इकोलॉजी। क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो वो किसको कहेंगे, ऑट इकोलॉजी को, उसको क्या बोल देंगे, ऑट इकोलॉजी बोल देंगे। समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इंडिविजुअल स्पीसीज की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑट इकोलॉजी इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। मेरी बात समझ में होगी। अरे कोई टेंशन है क्या, बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके बात सुनो प्लीज़, खुश रह के, ठीक है। और ये एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, पर्टिकुलर फिश की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, सिन इकोलॉजी। और सिन का मतलब क्या होता है, एक तरह से ग्रुप होता है साथ पूरा से ना, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट पेपर की बात करें ना, जो UGC नेट का पेपर 1 है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन में आप पढ़ते हो सिन कम्युनिकेशन वगैरह क्या होता है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। वो आगे कभी बात होगी तब करेंगे। इसको अगर बात करें, सिन इकोलॉजी की बात करें, द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो वहाँ पे तो क्या था, इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल स्पीसीज की बात हो रही थी। यहाँ है द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट,
यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और वहाँ पे स्पेसिफाइड क्या था, एक स्पेसिफाइड स्पीसीज थी। अगर उसकी स्टडी की बात करते थे तो इकोलॉजी था, लेकिन सीन इकोलॉजी क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर स्टडी करें किसके रिलेशन में, उसके इन्वायरमेंट के, तो उसको क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी। और एग्जाम्पल के लिए अगर इसको एग्जाम्पल बात करें तो हमने कहा कि जो एक्वाटिक फ्लोरा एंड फोना इन ए पर्टिकुलर रिवर, एक किसी भी पर्टिकुलर रिवर में फ्लोरा और फोना, वहाँ पे प्लांट और एनिमल जितने भी हैं उनकी बात कर रहे हैं, हमें सब की बात कर रहे हैं, इनकी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पूरा फ्लोरा एंड फोना ले लिया है यहाँ पे किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जैसे पर्टिकुलर रिवर में कि क्या कितना फ्लोरा है, क्या कौन कौन से फोना है, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, कैसे वो बाहर के इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे हैं, वो कैसे इनका बाहर का इन्वायरमेंट इनको इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसकी सराउंडिंग कैसे इम्पैक्ट कर रही है, सारा कुछ ले लिया हमने, ग्रुप ले लिया ऑर्गेनिजम्स का। बात समझ गए ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप ले लिया, तो वहाँ का होगा सिन इकोलॉजी। वहाँ तो देखो हमने एग्जाम्पल की बात करी थी ओट इकोलॉजी में, वहाँ तो सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर स्पीसीज ली, फिश की बात करी, यहाँ पे कंप्लीट फ्लोरा और फोना की बात कर दी हमने। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? अरे समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक बात आपको लगती है, लेकिन अगर बेसिक बात नहीं पकड़ में आती है, एडवांस बात जल्दी से पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आपने अगर बात बड़ी अच्छी बात करोगे और बड़े अच्छे लेवल की बातें करोगे और सिन इकोलॉजी का पता नहीं होगा, तो वहाँ पे आप क्लियर नहीं कर पाओगे पिक्चर की क्या कहना चाह रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बेस पकड़ना हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने का मुझे ये लगता है कि अगर ये बेसिक फॉर्मूला है कि आप वहाँ का बेसिक पकड़ लीजिए, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। आई थिंक ये सारी बातें जो हमने करी है आपको समझ आ रही है और कोई भी किसी भी तरह की टेंशन आपको हो नहीं रही होगी। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। अभी आप इतना ही देख लें कि क्या क्या बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ नोट करने वाले भी बातें थी, आप नोट डाउन भी करें, अच्छे से रिलैक्स होकर चित्त को शांत करके प्लीज़ पढ़ें। अगर कोई भी टेंशन, किसी भी तरह की दिमाग में टेंशन है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, कोई टेंशन मत लेना। और कोई जीवन में टेंशन है ही नहीं फ्रेंड्स, हम लोगों ने बना रखी होगी शायद, ऐसा है नहीं कुछ भी, ठीक है ना। सब बढ़िया है और खुश रहोगे तो सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।